लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। ये कानून शहादत का टॉपिक है, यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस में ये आया है, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ने लगे हैं। आर्टिकल 58 to 57 of कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 talks about when a judgment can be used as evidence in another case। अब जजमेंट तो आप सबको पता है क्या होता है। जजमेंट होता है किसी कोर्ट का डिसीजन, यानी कि जो जजेस हैं कोर्ट में जो होते हैं, उसने अगर कोई डिसीजन दिया है उसको हम कहते हैं जजमेंट। ठीक हो गया। तो जितने भी आर्टिकल हैं ये जजमेंट, इसमें जजमेंट्स दिए जाते हैं, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे रेलेवेंसी और जजमेंट के टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है। इसमें मज़ीद लिखा है जजमेंट्स कैन बी मेड एज, कैन बी यूज्ड एज। अब ये जो आर्टिकल्स हैं ना, इन्हीं को आगे डिवाइड किया गया है कि पहला जो सेक्शन है 54 में बताया गया रेस जुडिकेटा का। रेस जुडिकेटा होता है कि रेस जुडिकेटा इज़ अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी कि ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, उसमें डिसीजन दे दिया गया है, उसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। ठीक है। और ये हमें आर्टिकल 54 में मिलेगा। रेस जुडिकेटा के ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी, और उसको भी मैं इसके साथ लगा दूंगी। एक आइका साइन जो होगा उस पर मैं रेस जुडिकेटा का वीडियो लिंक लगा दूंगी। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है पब्लिक मैटर। आर्टिकल 56 जो है पब्लिक मैटर को डील करता है, एंड जो आर्टिकल 57 वो अदर केसेस को डील करता है। यहाँ पे आपको सही समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे ये वीडियो आगे मूव ऑन करेगी तो ये सारे आर्टिकल्स आपको तफसील से समझ आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। आप इसमें रेलेवेंट सेक्शंस, रेलेवेंट प्रोविजन जो भी हेडिंग देना चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम जो इंट्रोडक्शन में आर्टिकल्स डाले हैं वो सेम इसमें डाल दें, और बता दें कि जो आर्टिकल्स हैं ये कानून शहादत से आए हैं। ठीक है। और कानून शहादत के जो आर्टिकल्स ये जो बनाए गए हैं, ये आर्टिकल एविडेंस एक्ट 1872 से लिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ से ईयर से ही आप समझ जाएँ कि जो कानून शहादत है ना, ये एविडेंस एक्ट के बाद बनाया गया है। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो इसके सेक्शन 40 से लेके 43 के जो सेक्शंस हैं वो सेम टू सेम सेक्शंस के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो सेम बातें यही वाली लिखी गई हैं जो सेक्शन 54 एंड 57 में लिखी गई हैं। ठीक हो गया। फ़र्क इतना है कि एविडेंस एक्ट में सेक्शंस आते हैं, और कानून शहादत में आर्टिकल के नेम से चीज़ें आती हैं, सेक्शंस वगैरह नहीं लिखे जाते। ठीक हो गया। तो बाकी के अंदर की मालूमात तफसीलात सेम ही है जो कि इसकी भी है। तो आप चाहें तो एविडेंस एक्ट का एज अ रेफरेंस भी दे सकते हो, इसके साथ हेडिंग दे सकते हो क्रॉस रेफरेंस की। अगर क्रॉस रेफरेंस लिखना याद ना रहा हो तो आप रेलेवेंट सेक्शन के अंदर भी दोनों पॉइंट्स ऐड कर दें, और अगर आपको ये नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसमें फर्स्ट लाइन ऐड कर दें। अब अगली हेडिंग आती है मीनिंग ऑफ जजमेंट। अब यहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद की डेफिनेशन डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से जजमेंट की डेफिनेशन डाली है। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है अ जजमेंट इज़ अ डिसीजन मेड बाय द कोर्ट अबाउट इशू ब्रॉट बिफोर इट। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी इशू कोई बंदा, कोई भी प्रॉब्लम इन कोर्ट्स में कोई बंदा लेके जाता है, तो वो जो कोर्ट्स के जजेस हैं वो डिसीजन अगर देते हैं ना, उस डिसीजन को हम कहते हैं जजमेंट। बिल्कुल आसान सी बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ जजमेंट की। अब यहाँ पे हमारे पास आती हैं दो काइंड्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जजमेंट अंडर कानून शहादत। तो 2 काइंड्स हैं। पहली है हमारे पास जजमेंट इन रैम, दूसरी है जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रैम जो है अफेक्ट एवरीवन नॉट जस्ट द पीपल इन केस। यहाँ पे आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। अब देखो ये केस चल रहा है जिसमें 2 पार्टीज़ हैं। ठीक है। आपको डिसीजन दिया जाएगा तो जाहिर बात है वो 2 पार्टीज़ को सिर्फ अफेक्ट करेगा, बट जजमेंट इन रैम में ये नहीं होता। जो भी डिसीजन इस पार्टी के लिए दिया जाएगा वही डिसीजन आम पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे जो डिसीजन इसमें दिया गया है वही डिसीजन आगे भी किसी और केस में भी यूज़ होगा, उन पे भी अप्लाई होगा, उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो उसको हम कहते हैं जजमेंट इन रैम। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ कोर्ट डिक्लेयरिंग अ पर्सन डेड और ग्रांटिंग डिवोर्स, यानी कि एक बंदे को कह दिया कि इसके डिवोर्स हो गई है, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी। उसकी फैमिली वाले भी इस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ इसकी डिवोर्स हो चुकी है, कागजात बन चुके हैं, अब कागजात पे सिर्फ साइन वगैरह करने हैं। ठीक है। या अगर कोई बंदा किसी की डेथ हो गई है और जजमेंट दे दी गई कि इसकी डेथ हो गई है, तो बाकी लोगों पर भी उसका इफेक्ट होगा, यानी कि बाकी लोग भी उस डिसीजन पर अमल करेंगे। ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे लिखी मिलेंगी। अगला है जजमेंट इन पर्सोनम अफेक्ट्स ओनली द पर्सन इन्वॉल्व इन द केस, यानी कि जिन लोगों का केस चल रहा है सिर्फ उन्हीं पे ही इसका डिसीजन का असर होगा, ना कि दूसरी दुनिया पे या दूसरे लोगों पे। ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल है अ मनी डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 बंदे हैं। ठीक है। इसमें से एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेगा इन दोनों के बीच कोई केस लगा हुआ है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड केस है, चाहे वो जो है हस्बैंड एंड वाइफ का केस है, चाहे वो कोई भी केस है जिसमें सिर्फ पार्टीज़ पे ही असर हो रहा है,
दूसरे लोगों पे नहीं हो रहा, तो वो जजमेंट इन पर्सोनम में आएगा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि पर्सोनम से आप याद रख लें पर्सन, यानी कि वन पर्सन, ठीक है। इससे आपको याद रखने में ईजी होगा। रैम से याद कर लेंगे, ये सब पे अप्लाई होता है, ऑल, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनके डिफरेंसेस को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे टाइप्स हमने देख ली, नेक्स्ट हेडिंग आती है। अब नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हेन आर जजमेंट रेलेवेंट। अब यहाँ से आगे जितनी हेडिंग्स आएंगी उनमें आते हैं आर्टिकल्स, जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़े थे। आर्टिकल 54 से हमने इसको स्टार्टिंग करने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 54 में आता है रेस जुडिकेटर। रेस जुडिकेटर एक अलग से टॉपिक है कानूनी शहादत का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में भी आता है। तो इसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसका लिंक भी मैं इसके साथ लगा दूंगी। एक आई का साइन शो होगा बिल्कुल इस यहाँ पे आके, उस पर मैं रेस जुडिकेटर की वीडियो आपको लगा दूंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत रेस जुडिकेटर समझा दूंगी, बट जो रेस जुडिकेटर की प्रॉपर हेडिंग्स हैं और जो भी उसकी मालूमात है वो आपको उसी दूसरी वीडियो में ही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 54 के बारे में बताना है, जो कि रेस जुडिकेटर को डील करता है। अब रेस जुडिकेटर का मतलब क्या होता है? रेस जुडिकेटर का मतलब है दैट स्टॉप्स एन अदर केस, यानी कि जजमेंट दैट स्टॉप्स एन अदर केस, इसको हम कहते हैं रेस जुडिकेटर, ठीक हो गया। दिस आर्टिकल सेज इफ अ जजमेंट प्रिवेंट्स another case from happening then that judgment is relevant। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि एक ऐसी जजमेंट जो कि रोक देती है एक और केस को कोर्ट में आने से। समझ आ रही है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है इसमें जो जजमेंट के बारे में बात बताई गई है कि ये एक ऐसा जजमेंट है जिससे क्या होता है कि दूसरे केस को रोक दिया जाता है, ठीक है। अब रोका किस तरह जाता है, क्या तरीका होता है रोकने का, वो आपको पिछले पॉइंट से समझ आएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास क्रिमिनल केसेस। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में हमने सीआरपीसी के सेक्शंस डालने हैं। सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक हो गया। और दूसरे पॉइंट में आता है सिविल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे सिविल केसेस में सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल में सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उनके सेक्शंस डाल देने, यानी कि सेक्शन 403 में आपको रेस जुडिकेटर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप सिविल की बात करें तो सिविल का ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ यूँ। अब ये जो टॉपिक है रेस जुडिकेटर का, इसको मैं समझाने लगी हूँ इन एग्जाम्पल्स से, ठीक है, या इन केसेस से, ठीक है। यहाँ पे लिखे इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी ट्राइड एंड एक्यूटेड और पनिश्ड दे कांट बी ट्राइड अगेन फ्रॉम फॉर द सेम क्राइम। यहाँ पे कह रहे हैं क्रिमिनल है, उसको कोर्ट के जजेस ने एक्यूट कर दिया है या उसको पनिशमेंट दे दी गई है। एक्यूट का मतलब है उसको माफ़ कर दिया गया है, उसको फॉरगिव कर दिया गया है, ठीक है। और पनिश्ड का मतलब है कि उसके ऊपर सज़ा दे दी गई, या तो वो जेल जाएगा या उसको फांसी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक डिसीजन जो है जज ने दे दिया है, ठीक है। और वही बंदा जिसको अगर ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है जेल की, या उस बंदे को ऑलरेडी किसी कोर्ट ने फॉरगिव कर दिया है, एक्यूट कर दिया है, तो अब उसी सेम बंदे को, चाहे उसको डिसीजन में पनिशमेंट मिली है या एक्यूट कर दिया गया है, उस सेम बंदे को अब दोबारा कोर्ट में नहीं ला सकते जिसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया गया है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो यही चीज़ आपको रेस जुडिकेटर में मिलती है। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है इसको कहते हैं इट इज़ अ डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी होती क्या है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो में बनाई हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो एक आई का साइन इस तरह का आपको शो होगा यहाँ पे, इसमें मैं डबल जेओपार्डी की वीडियो लिंक डाल दूँगी ताकि आपको डबल जेओपार्डी की हेडिंग्स और सब कुछ डिटेल से समझ आ जाए। डबल जेओपार्डी मैं शॉर्टली बताती हूँ कि एक ही बंदे को 2 बार सेम ही केस में लेके आया जाए, ठीक है। चाहे वो बंदा एक्यूट हो गया हो, उसको दोबारा कोर्ट में लाए कि नहीं आपने फ़लाँ केस में इसको एक्यूट कर दिया गया लेकिन इसको तो आप पनिशमेंट दे ही दें दूसरे केस में, तो ऐसा नहीं होगा। या आप ये कर दें कि एक बंदे को पनिशमेंट मिल गई है एक केस पे, उसका डिसीजन भी दे दिया गया कि भाई इसको पनिशमेंट मिलेगी, और वही बंदा उसी का कोई दूसरा बंदा यानी कि अपोजिट पार्टी वो उसको दोबारा कोर्ट में लेके और कहे कि इसको पनिशमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए, या खुद ही कोर्ट में जाके कहे कि भाई मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए दूसरी जगह पे जाके ना, दूसरे कोर्ट में। तो जो जज साहब हैं वो कहेंगे भाई आपने ऑलरेडी आपके ऊपर पनिशमेंट का डिसीजन दे दिया गया है, तो अब हम इस केस को नहीं देखने वाले, आपका केस क्लोज हो जाएगा क्योंकि आप इस पर रेस जुडिकेटर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से
क्रिमिनल केसेस पे ये अप्लाई होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ ऑलरेडी फाउंड नॉट गिल्टी दैट जजमेंट इज़ रेलिवेंट इफ़ समवन ट्राइज टू री ओपन द केस। यहाँ पे कह रहे हैं ए एक बंदा है, ठीक है, कोई इंसान है ए, ठीक है, उसको किसी केस में 2010 में मिसाल के तौर पे कहा गया था कि पनिशमेंट के ऊपर ये जा रहा था, इसने कोई क्राइम किया था, लेकिन बाद में प्रूव हुआ कि ये बंदा गिल्टी नहीं है, इसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं था। फिर कोई और बंदा जिसको इससे बेवजह की कोई दुश्मनी हो, वो इस बंदे को 2020 में दोबारा कोर्ट में जाके कहता है कि इसने उस सेम क्राइम पे ऑफेंस किया था, क्राइम किया था। तो जजेस क्या करेंगे, 2010 में इसके ऊपर जो डिसीजन लिया गया था उसको देखेंगे और जज कहेंगे कि इस पर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया गया है, ये बंदा गिल्टी नहीं है, तो आपका केस ओपन नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं रेस जुडिकेटा। तो ये तो सारा क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है। अब हम सिविल प्रोसीजर देखते हैं, उसमें रेस जुडिकेटा कैसे अप्लाई होता है। अ पर्सन मस्ट इंक्लूड ऑल क्लेम्स इन वन सूट। इफ़ दे file another suit for the same issue, the first judgment is relevant to show that the second suit is not allowed। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये दो बंदे हैं, ठीक है, इस की गाड़ी को इसने टक्कर मार दी और गाड़ी का तकरीबन कह लें कि 50,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब इनका केस चल रहा था लाहौर में, या इस्लामाबाद पिंडी कर लेते हैं, इनका केस चल रहा था इस्लामाबाद में, ठीक है। अब यही बंदे अपने केस को दोबारा रावलपिंडी में भी लेके जा रहे हैं, यानी कि एक इस्लामाबाद में ऑलरेडी केस इनका लगा हुआ है सेम ही इशू पे, और यही केस दोबारा ये रावलपिंडी में भी लेकर जा रहा है। तो जो रावलपिंडी के जो कोर्ट के जजेस होंगे वो कहेंगे कि आपका ऑलरेडी केस इस्लामाबाद में चल रहा है, या डिसीजन इस पर ऑलरेडी दिया जा रहा है या दे दिया गया है, तो हम इस केस पे दोबारा अब नहीं खोलेंगे। यानी कि अगर डिसीजन ऑलरेडी चल रहा है तब तो बिल्कुल भी नहीं रावलपिंडी की कोर्ट्स कहेंगे कि भाई अब हमारे पास मत आए, ठीक है, क्योंकि आपका केस इस्लामाबाद में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस्लामाबाद में जिस जज ने इनके ऊपर डिसीजन दिया है, तो जो डिसीजन इस कोर्ट में दिया गया है, अब ये बंदे दोबारा रावलपिंडी कोर्ट में जा रहे हैं सेम ही इशू लेके, तो रावलपिंडी कोर्ट के जजेस कहेंगे कि आप इस्लामाबाद वाले डिसीजन के अकॉर्डिंग ही चलें, आपको वो सेम चीज़ें अब हमारे कोर्ट में नहीं लानी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। या ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में अगर उन्होंने कोई कोर्ट केस लगाया हुआ अपना, तो वहाँ पे कंपनसेशन भी एक दूसरे को दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे कंपनसेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। कंपनसेशन का मतलब है कि जिस बंदे ने नुकसान किया वो दूसरी पार्टी को पैसे दे, यानी कि इस बंदे की गाड़ी को टक्कर मारी है तो इस बंदे को चाहिए कि इसको 50,000 रुपीज़ दे, राइट। तो इस्लामाबाद की कोर्ट में जाके इसको 50,000 रुपीज़ मिल गए हैं। अब यही लोग दोबारा पिंडी में जाके तो नहीं केस करके दोबारा पैसे ले सकते, ज़ाहिर बात है ना। तो इस चीज़ से रोकने के लिए रेस जुडिकेटा के सेक्शन को और आर्टिकल को बनाया गया ताकि इस तरह के इशू से लोग बच सकें, ठीक हो गया। तो सिविल प्रोसीजर कोड में इस तरह से आपको रेस जुडिकेटा का यूज़ देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग्स पे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं एक केस लॉ। ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये केस लॉ आप इस टॉपिक के साथ भी लिख सकते हो, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट के चैप्टर के साथ भी लिख सकते हो। साथ ही साथ ये जो केस लॉ है आप रेस जुडिकेटा के चैप्टर के साथ भी लिख सकते हो। रेस जुडिकेटा यानी कि रेस जुडिकेटा जब आप अटैम्प्ट करोगे इसका आंसर पेपर में, तो उसमें जब आप रेस जुडिकेटा के साथ ये केस लॉ डालोगे तो आपके 50 की जगह आराम से 80, 75 मार्क्स PULC में, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, तो उन सब के केस लॉ ऐड करने से अच्छे मार्क्स ऐड हो सकते हैं। केस लॉ की डिटेल आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं कि इस केस लॉ में क्या क्या चीज़ें हुई। यहाँ पे इस वीडियो में भी मैं आपको इस केस लॉ के बारे में भी शॉर्ट करके भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो केस लॉ है ये है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस सैयद अहमद खान। इसका रेफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस है PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 228। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है ना CS, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है वेयर द केस अकर्ड। तो इसमें लिखा है द केस बिगन इन दी हाई कोर्ट मोस्टली लाइक लाहौर हाई कोर्ट। ये जो केस है बेसिकली हाई कोर्ट में अगर हुआ, कौन से कोर्ट में, जो कि लाहौर में मौजूद थी, लाहौर की हाई कोर्ट में। देन इट वाज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो इंसान इसी के डिसीजन को, यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है। इसको हम कहते हैं अपील करना, ठीक है। तो हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया, यानी कि हाई कोर्ट में केस गया, वहाँ पर डिसीजन दिया गया, तो दूसरी पार्टी थी वो ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। वो कौन सी पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, वो सारा अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। द फाइनल एंड लैंडमार्क डिसीजन वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1974। तो 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वही फाइनल था और उसी पे ही अमल किया गया, ठीक हो गया। अब इसमें पार्टीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ थी। पटिशनर था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है
वो पिटिशनर है। यहाँ पे पिटिशनर वो बंदा होता है जो केस लेके जाता है कोर्ट में। रिस्पोंडेंट वो बंदा होता है जो डिफेंड कर रहा होता है अपने आप को, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, ठीक है, जिसको हम डिफेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट है यहाँ पे सैयद अहमद खान। तो ये सिविल सर्वेंट है, ठीक है, यानी कि जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कहेंगे यहाँ पे। और जो सैयद अहमद खान है वो एक सिविल सर्वेंट है, यानी कि वो गवर्नमेंट के साथ जॉब करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। अब इस केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। सईद अहमद Khan was a civil servant working in the federal government. He was removed from service without a proper inquiry or hearing. He challenged his dismissal in the High Court and won the case. The government filed an appeal in the Supreme Court, arguing that the decision should not have been made against because the matter had already been decided before. तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो सईद अहमद खान है ना, वो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। और इन साहब को जो है जॉब से निकाल दिया गया बगैर इनके ऊपर इंक्वायरी किए, ना ही इनकी बात सुनी गई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया कि इसको क्यों निकाला गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके केस के ऊपर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब हम मज़ीद हेडिंग्स देखते हैं। अगली हेडिंग है मेन लीगल इशू। मेन लीगल इशू इस केस में क्या अराइज़ हुआ। पहला क्वेश्चन ये आया कि वाज द डिसमिसल ऑफ सईद अहमद खान लॉफुल, कि क्या सईद अहमद खान को लॉफुल तरीके से नौकरी से निकाला गया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये आया डिड द गवर्नमेंट फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, क्या गवर्नमेंट ने लॉ को यूज़ करते हुए अहमद साहब को निकाला था या ऐसे बेवजह निकाला गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कैन द सेम इशू बी राइज्ड अगेन इफ़ इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो यहाँ पे एक और सवाल आया गया कि क्या ये जो इशू चल रहा है हाई कोर्ट में, क्या इस हाई कोर्ट पे ऑलरेडी जो डिसीजन दे दिया गया है, क्या दोबारा ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर अपील की गई है, क्या इसके ऊपर दोबारा डिसीजन देना ज़रूरी है कि नहीं। यहाँ पे अप्लाई होगा रेस जुडिकेटा। अब रेस जुडिकेटा किस तरह अप्लाई होने वाला है वो हम आगे मज़ीद देखने लगे हैं। इसमें हमने दूसरी हेडिंग देनी है रेस जुडिकेटा की, जिसमें हमने सेक्शन 54 यानी जितना कुछ भी है रेस जुडिकेटा के बारे में आपको पता है, उसको आपने शॉर्ट करके 2-3 हेडिंग्स में लिख देना है। तो पहली हेडिंग में अपने मीनिंग ऑफ रेस जुडिकेटा के बारे में बताना है कि रेस जुडिकेटा का मतलब है मैटर ऑलरेडी जज और डिसाइडेड, यानी कि रेस जुडिकेटा का मतलब है कि एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो या जजमेंट उसके ऊपर दे दी गई हो। इट प्रिवेंट्स द रिपीटिशन ऑफ लिटिगेशन वंस अ कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अ मैटर बिटवीन दी सेम पार्टीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं रेस जुडिकेटा का मतलब है कि रोका जा सके फजूल में बार बार सेम केस को दोहराने से जो ऑलरेडी जिसके ऊपर डिसीजंस दे दिए गए हों, ठीक है। ये होता है रेस जुडिकेटा। जो रेस जुडिकेटा है ये आपको सेक्शन 54 ऑफ कानूनी शहादत में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। अब पर्पस देख लेते हैं, क्या पर्पस होता है रेस जुडिकेटा का। टू प्रोटेक्ट जुडिशियल डिसीजन फ्रॉम बीइंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। रेस जुडिकेटा इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि सेम डिसीजंस पे कोर्ट को तंग ना किया जाए, लोग बार बार सेम ही डिसीजन पे क्वेश्चंस ना उठाएं, ठीक हो गया। टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ कोर्ट टाइम एंड हरेसमेंट ऑफ पार्टी, तो बार बार पार्टीज़ को हरेसमेंट देने के लिए नो कि दूसरा बंदा बार बार उनको बुला रहा है, परेशान कर रहा है कोर्ट में सेम ही इशू पे सेम ही केस पे, तो और कोर्ट का भी इस पर टाइम ज़ाया होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रेस जुडिकेटा को भी लोग अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पे। यहाँ पे बात अब आएगी कि भाई ये जो केस लॉ है इसमें क्या डिसीजन दिया गया और क्यों दिया गया। यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट in this case ruled that the doctrine of res judicata does not apply in this particular matter because the previous decision had not reached the final stage of litigation or new fact had emerged। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकेटा का ये इस केस पे अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि इस केस पे कोई भी जो डिसीजन जो दिया गया है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, यानी कि जो पार्टी है ना वो पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि दोनों पार्टीज़ में लड़ाई फिर भी लगी हुई है डिसीजन देने के बावजूद भी। तो इस सिचुएशन पे ये रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। अब अगली पॉइंट्स देखते हैं। द कोर्ट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट रेस जुडिकेटा ओनली अप्लाइज व्हेन, अब रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई होगा ये जजेस खुद कह रहे हैं डिसीजन देते हुए दौरान, तो इसमें कौन सी जगहों पे अप्लाई होगा। द इशू इज़ एग्जैक्टली द सेम, रेस जुडिकेटा तब अप्लाई होगा जब दोनों पार्टीज़ का सेम इशू हो, ठीक है, तब अप्लाई होगा बिटवीन द सेम पार्टी, जब पार्टी सेम हो, एंड हैज़ बिन फाइनली डिसाइडेड बाय कंपीटेंट कोर्ट, और तब डिसाइड होगा जब कंपीटेंट कोर्ट से फाइनल डिसीजन दे दिया गया हो। अब यहाँ पे देखो
पार्टीज़ भी सेम हैं और इशू भी सेम है, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वो ये आखिरी लाइन है कि जो फाइनल डिसीजन दिया गया कंपिटेंट अथॉरिटी से तो दिया गया है, लेकिन इस डिसीजन से दोनों पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो बजाय उस कंपिटेंट अथॉरिटी की बात मानने की उससे भी बड़ी अथॉरिटी के पास जो है इस केस को भेज दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है और कंपिटेंट कोर्ट से भी ऊपर वाली कोर्ट की तरफ केस चला गया, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो रेस जुडिकेटा के हैंड से बाहर निकल जाती है बात। ठीक हो गया। अब आगे भी हम मज़ीद मालूमात देखते हैं कि क्या हुआ इस केस में। अब की रूलिंग आती है इस पर। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन रेस जुडिकेटा एंड हेल्ड दैट सैयद अहमद खान वाज रॉन्गली डिसमिस्ड. The government was bound to follow the law, give him a chance to be heard and ensure due process. ठीक है, जो पहला हाई कोर्ट का जो केस था ना, उसमें सईद अहमद खान जीत गए थे। सईद अहमद खान जीत इसलिए गए थे क्योंकि सईद अहमद खान को जो है डिसमिस करा दिया गया था बेवजह। तो डिसमिसल इसका रॉन्गली हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि सईद अहमद खान को गलत तरीके से निकाला गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इंक्वायरी नहीं की, ऐसी मुँह उठा के गवर्नमेंट ने इसको नौकरी से निकाल दिया। आप में से जो भी स्टूडेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ेंगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें है सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज, ये सर्विसेज वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को निकाला जाता है तो उन पर इंक्वायरी की जाती है। बगैर इंक्वायरी के कोई भी बंदा को नौकरी से निकालना गलत समझा जाता है, कानून के ख़िलाफ़ वो बात हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ कि जब आप सर्विस लॉ पढ़ेंगे तो वो बातें भी सेम इसी में अप्लाई होंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो सईद अहमद खान है उसको गलत तरीके से निकाला गया, तो हाई कोर्ट ने सईद अहमद खान की साइड दी। ठीक है, अब जब सईद अहमद खान की जब साइड ली ना, तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली उसको आग लगनी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सईद अहमद खान के केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ले गए। ठीक है, और किसी न किसी शक्ल में कोशिश की कि सईद अहमद खान जो है अगर आते भी हैं ना, तो गवर्नमेंट खुद ही सुप्रीम कोर्ट को कहेगी कि इस पे तो रेस जुडिकेटा आप लगा लें, ये इस केस को दोबारा बढ़ा रहे हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, ये वो। तो सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को आगे से शटअप कॉल देगी और कहेगी कि आपने बहुत गलत किया, केस को दोबारा हमारे पास ला के। ये भी सुप्रीम कोर्ट भी सईद अहमद खान की साइड लेके और कहेगी कि गवर्नमेंट ने गलत तरीके से सईद अहमद खान को नौकरी से निकाला। तो बेसिकली इस तरह के केस का सीन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट वॉज बाउंड टू फॉलो द लॉ, गिव हिम अ चांस टू बी हर्ड। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट था, उसने क्या किया कि गवर्नमेंट को कहा कि आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए जब भी किसी बंदे को आप नौकरी से निकालें, और उसके साथ साथ जिस बंदे को नौकरी से निकाल रहे हैं उसको चांस दें, उसकी साइड से जो लोग हैं या उस बंदे को चांस दें कि वो बोल पाए, आपकी बात आपके सामने बोल पाए, आपको कह पाए कि भाई उसने कोई क्राइम किया, क्यों किया है, कोई जॉब में कोई गलती की है तो क्यों की है, उसको चांस दे हर्ट करने का, बेवजह उसको बगैर सुने नौकरी से ना निकालें। ठीक है, यानी कि इन पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करें। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है लिसनिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अगली हेडिंग है रेलिवेंस ऑफ सेक्शन 54। अब इस केस में सेक्शन 54 यानी कि रेस जुडिकेटा कैसे अप्लाई होता है वो हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट आर्ग्यूड द सईद अहमद खान केस वाज ऑलरेडी डिसाइडेड वंस, सो इट शुड नॉट बी रिस्पॉन्डेड। जो गवर्नमेंट है ना, उसने बड़ी बुरी हरकत की कि एक तो केस खुद ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके गया, उसके साथ ये कहा कि सईद अहमद खान पे रेस जुडिकेटा लगा दें क्योंकि इसके पास वो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि अपने केस को दोबारा चलाएँ। ठीक है, तो इस वजह से रेस जुडिकेटा बेवजह इस केस के अंदर खुद ही आ गया। दूसरी तरीके से भी कोर्ट ने इस रेस जुडिकेटा को अप्लाई किया कि उन्होंने ये कहा देन वोक द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा टू स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग रिलीफ अगेन। तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने चाल चली कि हम रेस जुडिकेटा को इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि सईद अहमद खान रेस जुडिकेटा की वजह से दोबारा से रिलीफ इसको ना मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली सईद अहमद खान जो है इसको रिलीफ भी मिल गई और रेस जुडिकेटा इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हुआ। ठीक है, वो चाह रहे थे कि इस पर अप्लाई हो जाए ताकि ये बंदा जो है इसके फेवर में डिसीजन ना लिया जाए, गवर्नमेंट जो चाहे किसी के साथ भी कर सकती है बुरा। तो यहाँ पे लिखा है बट द कोर्ट एक्सप्लेन दैट रेस जुडिकेटा वाज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द प्रीवियस डिसीजन डिड नॉट फुली सेटल द इशू। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि रेस जुडिकेटा इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा कि जो प्रीवियस इशू है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ दोनों पार्टीज़ के दरमियान। उसके साथ इन्होंने लिखा है न्यू एलिमेंट्स और फैक्ट्स वन इंट्रोड्यूस। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो उससे क्या हुआ कि केस आते हुए ही उनके फैक्ट्स थोड़े से बदल गए। फैक्ट्स का मतलब है हकीकत। किस चीज़ की हकीकत? कि दोनों पार्टीज़ ने एक हकीकत
हाई कोर्ट में ये कहा कि भाई फ़लाँ बंदे ने तो ये किया है, फ़लाँ ने वो किया, मतलब आपस में जो चीज़ उनके बीच हुई है उसको हम कहते हैं फैक्ट्स, ठीक है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में आते साथ ही उनके फैक्ट्स थोड़े बहुत चेंज हुए या कुछ चीज़ें उसमें ऐड हुई, तो ऐड होने की वजह से भी ये चीज़ रेस जुडिकेटा में नहीं आएगी। रेस जुडिकेटा तब अप्लाई होता है जब फैक्ट्स यानी कि जो हकीकत जो बयान की गई है केस में वो सेम टू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम टू सेम नहीं हुई बल्कि और मज़ीद फैक्ट्स ऐड हुए, ठीक है, यानी कि और मज़ीद मालूमात ऐड की गई इस केस में जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था। Procedural rights were violated in the way that allowed the issue to be reconsidered। अब जब कोर्ट के सामने सैयद अहमद ख़ान का केस आया ना, उन्होंने देखा कि भाई सैयद अहमद ख़ान के तो राइट्स वायलेट किए गए हैं, सैयद अहमद ख़ान को तो बेवजह नौकरी से निकाला गया, इसकी इंक्वायरी भी नहीं की गई, ना इसकी बात सुनी गई, ऐसे निकाल दिया। जब कोर्ट को ये चीज़ दिखी तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोर्ट ने कहा इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, यानी कि कोर्ट ने ये तीनों चीज़ें देखते हुए रेस जुडिकेटा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कोर्ट ने ये सारी बातें बोली। लेकिन गवर्नमेंट की साइड की जो पार्टी थी वो चाहती थी कि रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाए और हम जीत जाएं और सैयद अहमद ख़ान को हम किसी तरह फेवर ना करें, उसको कोई रिलीफ ना दें हम। इम्पोर्टेंस ऑफ द केस, यानी कि ये केस क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिस केस क्लैरिफाई द लिमिट्स ऑफ द रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल, यानी कि इस केस से क्या फ़ायदा हमें ये पहुंचा कि इससे हमें ये पता चला कि रेस जुडिकेटा के क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे रेस जुडिकेटा रुक जाता है, कहाँ पे जाके रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, ये चीज़ हमें इस केस लॉ से समझ आई, ठीक है। उसके अलावा लिखा है इट प्रोटेक्ट्स सिविल सर्वेंट्स राइट फ्रॉम बीइंग डिनाइड थ्रू टेक्निकल लीगल बैरियर्स। तो यहाँ पे ये बताया गया इस केस लॉ में कि सिविल सर्वेंट्स के राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। It stressed that fundamental fairness and justice are more important than blindly applying legal doctrine like res judicata। इस केस लॉ से हमें यह पता चला है कि रेस जुडिकेटा को बेवजह किसी भी इंसान के ऊपर ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस को देख के अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज़ हमें इस केस लॉ से पता चली कि इस रेस जुडिकेटा की क्या लिमिट्स है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो ये रेस जुडिकेटा का इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा भी हो रहा है, इसमें कई चीज़ें हमें सीखने को भी मिल रही हैं। आप कंक्लूजन देख लेते हैं इस केस लॉ का। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस सईद अहमद खान PLD का जो ये केस है, ये एक लैंडमार्क केस बन गया। लैंडमार्क केस वो होते हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मशहूर केसेस, जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उनको लैंडमार्क कहते हैं, ठीक है। इस केस ने सर्व किया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को, ठीक है, यानी कि इस केस की वजह से कई सारी चीज़ें जो है लॉ को हेल्प करने में मदद की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रेस जुडिकेटा इज़ इंपॉर्टेंट बट इट हैज़ लिमिट्स, यानी कि इस केस लॉ के कंक्लूजन में हमें ये देखने को मिला कि रेस जुडिकेटा अप्लाई तो होता है हर जगह पे, लेकिन इस केस लॉ ने इस पर लिमिट्स लगाना भी हमें सिखाई। क्योंकि आम तौर पे अगर आप देखो ना, जो रेस जुडिकेटा है ना, किसी को पता ही नहीं है कि रेस जुडिकेटा को की लिमिट्स क्या है, रेस जुडिकेटा को कहाँ यूज़ करना है, किस जगह पे यूज़ करना है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन जब ये केस आया, इससे हमें ये पता चला कि रेस जुडिकेटा को कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। ये कह कि भाई रेस जुडिकेटा है तो आप जो है नई केस ला सकते, बल्कि इस केस लॉ ने हमें ये सिखाया कि रेस जुडिकेटा कहाँ का यूज़ करना चाहिए, किस जगहों पे यूज़ करना चाहिए, किन कंडीशंस पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंडीशंस ऊपर बताई गई थी कि न्यू फैक्ट्स ऐड किए गए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, फॉर persons legal or constitutional rights were violated without being heard properly, courts can hear the case again। तो इस केस से हमें ये फ़ायदा हुआ कि किसी बंदे के अगर राइट्स वायलेट किए गए हैं किसी पास के डिसीजन में, तो उस पास के डिसीजंस में अगर राइट्स वायलेट हुए हैं, कोर्ट को ये चीज़ पता चल गई है, तो उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा और कोर्ट कोशिश करेगी कि दोबारा से उस बंदे की केस को खोला जाए, ठीक है, और उसके केस को सुना जाए, रुकावटें नहीं आएंगी। तो गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज़ लीगल डॉक्ट्राइन टू एस्केप इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, उसने रेस जुडिकेटा को बड़े चालाकी से यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इस केस लॉ से हमें ये फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो रेस जुडिकेटा या किसी भी लॉ को मिस यूज़ ना करे, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए ना यूज़ करे, बल्कि अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करे। यानी कि इनकी क्या ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी ये थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे तरीके से सईद अहमद खान की इंक्वायरी करके उनको नौकरी से निकाल देना, कि इस तरह के लॉस को मिस यूज़ करें अपने पावर्स के लिए, ठीक है। तो ये बातें हमें इस केस लॉ में समझी, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है। नेक्स्ट हेडिंग में आता है आर्टिकल 55। अब जितना भी अब तक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आर्टिकल 54 जो कि था रेस जुडिकेटा के बारे में, उसका हमने केस लॉ भी पढ़ा, ठीक है। अब वो टॉपिक ख़त्म हो गया, यहाँ से आगे आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बेसिकली जजमेंट एंड रैम के ऊपर है। जजमेंट एंड रैम आता है प्रोबेट, मैट्रिमोनियल एंड इंसॉल्वेंसी केसेस, ठीक है।
यहाँ पे है दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट जजमेंट मेड बाय कोर्ट इन स्पेशल एरियाज लाइक प्रोबेट। प्रोबेट होता है विल मैटर, यानी कि जो भी बंदा विल बनाता है, विल को कहते हैं वसीयत। कोई भी बंदा वसीयत बनाता है मरने से पहले, उसके उसी का एक पार्ट में एक प्रोबेट भी आता है। प्रोबेट अलग से एक टॉपिक है, प्रोबेट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। प्रोबेट भी समझ जाए विल की ही एक चीज़ है, ठीक है, विल जैसी ही कोई चीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा प्रोबेट या विल टाइप चीज़ बनाता है ना, तो उसका असर बाकी लोगों पे भी होगा। मिसाल के तौर पे जिनका केस लगा हुआ है विल वाला, उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन दिया जा रहा है तो वो दूसरे लोगों पे भी अप्लाई होगा। यानी कि जो भी बंदा 2010 में विल के ऊपर कोई भी डिसीजन उसका दिया जा रहा है, वही सेम चीज़ आने वाले दौर में भी अप्लाई होगी। यानी कि कोई बंदा 2025 में विल के ऊपर कोई केस ला रहा है, तो पास पे जो डिसीजन दिया गया विल पे, वो आगे अप्लाई होगा। इसलिए इसको जजमेंटल रैम्प में ऐड किया गया है। वाक्यों में भी सेम है, यानी कि अगर मैट्रिमोनियल केसेस आ रहे हैं या मैट्रिमोनियल के ऊपर जजमेंट्स दी गई हैं, वो आगे के केसेस पे भी अप्लाई होंगे, फ्यूचर केसेस पे भी अप्लाई होंगी। अगर कोई एडमिरलिटी यानी कि शिपिंग केसेस हो, यानी कि कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ बेच रहा है या ख़रीद रहा है, तो ऐसे केसेस के ऊपर जो भी डिसीजंस दिए जा रहे हैं वो उन लोगों पे भी अप्लाई होंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदे का 2010 में कोई डिसीजन आया है, ठीक है, शिपिंग का, उसने कोई चीज़ भेजी है पाकिस्तान से बाहर, उस पर कोई केस का डिसीजन दिया गया, वही सेम डिसीजन आने वाले दौर में 2025 के शिपिंग पे भी अप्लाई होगा। शिपिंग का मतलब है पाकिस्तान से एक चीज़ उठा के दूसरी कंट्री में लेके जाना, ठीक है। अब अगली हेडिंग है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है बैंकरप्टेसी। बैंकरप्टेसी और इंसॉल्वेंसी का मतलब है पैसे ना होना, या एक बंदे की नौकरी चली जाए और बिल्कुल वो बेरोज़गार हो जाए, उसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। तो जो भी बंदा जिसकी ये कंडीशन है, उस पर जो भी बंदा डिसीजन देता है, यानी कि जो जजेस हैं जो इन पे डिसीजन देते हैं, वही सेम डिसीजन आने वाले जितने भी इंसॉल्वेंट लोग होंगे, यानी कि जिनका आने वाले दौर में जिनके भी पैसे जाएंगे, ख़त्म होंगे, या जो भी बैंकरप्ट होंगे, उन सब पे भी ये जो डिसीजन है अप्लाई होगा, ठीक हो क्या। तो ये सारे जो हैं जजमेंटल रैम में आते हैं। दीज जजमेंट्स आर रेलेवेंट, ऊपर चला गया, यहाँ पे लिखे दीज जजमेंट्स आर रेलेवेंट व्हेन दे आर गिवन बाय द कंप्यूटेड कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव प्रूफ दैट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन केसेस में जो भी डिसीजन कंप्यूटेड कोर्ट देती है ना, या जजमेंट जो भी कंप्यूटेड कोर्ट देती है, वो रेलेवेंट होगा। रेलेवेंट का मतलब ये है कि जो कंप्यूटेड कोर्ट इनके ऊपर डिसीजन देगी या जजमेंट देगी, वो जजमेंट जो है रिलेट करेगा दूसरे केसेस के साथ। रिलेट करने को हम कहते हैं रेलेवेंट होना, ठीक होगा। एक और पॉइंट भी इन्होंने ऐड किया है, कंक्लूसिव प्रूफ अबाउट। इसमें लिखा है गिविंग समवन अ लीगल स्टेट्यूट्स लाइक बीइंग डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, सेइंग समवन हैड द लीगल स्टेट्यूट्स, सेइंग समवन्स हैव लीगल राइट्स। एंड यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि एक बंदा बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, और उसका कोई केस चल रहा है, तो जो केस उसके ऊपर चल रहा है, जो भी डिसीजन दिया जाएगा, वो आने वाले दौर में जितने भी बैंकरप्ट लोग होंगे उन सब पे अप्लाई होगा। या अगर किसी इंसान के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो जो भी राइट जिस टाइप का राइट वायलेट हुआ है, वो आने वाले दौर में भी सेम वही केस आया तो उस पर भी सेम वही चीज़ लगेगी, ठीक है। तो वो सेम बात जो मैंने ऊपर बताई है, वो सेम बातें यहाँ पे भी पॉइंट्स में लिखी गई हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी लिखना है, ऐसे ना लिखें, यहाँ तक करके भी आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं और अगली हेडिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है जजमेंटल रैम्प। These judgment affect everyone, not just parties in the case। तो इसमें हमने ये बताना है कि जो ये जजमेंट है ना, ये सारे लोगों पर असर करती है, सिर्फ उन पार्टीज़ के अलावा भी। यानी कि इन पार्टीज़ पे तो ऑब्वियसली असर करेगी, लेकिन आने वाले दौर में जितने भी लोग होंगे जो उस डिसीजन पे अमल करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जजेस ही करेंगे। जजेस क्या करेंगे, पास में जो डिसीजन हुआ इस केस से रिलेटेड, तो उसी डिसीजन को इन पर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो पास के डिसीजंस हैं लोगों पे भी, दूसरे लोगों पे भी असर करते हैं। कैन बी चैलेंज ओनली इफ द कोर्ट हैड नो पावर, इट वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड, इट वाज नॉट डिसाइडेड ऑन मेरिट, इट वाज नॉट फाइनल जजमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेलेवेंसी हम टॉपिक पढ़ ही रेलेवेंसी के ऊपर हैं, ठीक है। रेलेवेंसी का मतलब है कि एक डिसीजन जो पास्ट में दिया गया वो आने वाले दौर के केस के साथ रिलेट कर रहा है। रिलेट करने को हम रेलेवेंसी कहते हैं। लेकिन अब वो जो डिसीजन है जिसको हम बड़े शौक से रिलेट करा रहे हैं आने वाले दौर के केसेस पे, अगर वही डिसीजन जो पास में दिया गया था, अगर जजेस को लग गया कि भाई ये जो डिसीजन है ये फ्रॉड की मौजूदगी में दिया गया है, फ्रॉड हुआ है इस डिसीजन में, तो जो जजेस क्या करेंगे, इस डिसीजन को रेलेवेंट नहीं बनाएंगे, गलत समझेंगे। उसके अलावा अगर कोई डिसीजन बगैर पावर के हो रहा है, पावर मींस जुरिस्डिक्शन इसमें आ जाती है, यानी कि एक कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, पावर्स ही नहीं है उस केस को डील करने की, तो ऐसे डिसीजंस देने वाले कोर्ट्स के
केसेस सॉरी कोर्ट्स की जजमेंट्स भी रेलेवेंट नहीं होगी। उसके अलावा इनमें और बातें भी लिखी गई हैं। इट वाज नॉट डिसाइडेड ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट पे डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है, तो वो डिसीजंस भी रेलेवेंट नहीं होंगे। इट इज़ नॉट फाइनल जजमेंट, यानी कि कोई डिसीजन, ठीक है, जो दिया गया है उसको आप कह रहे हो कि भाई फ्यूचर में रेलेवेंट बनाओ। कैसे रेलेवेंट बनाओगे जबकि वो फाइनल नहीं है। रेलेवेंट सिर्फ वही जजमेंट और डिसीजंस बन सकते हैं जो फाइनल हों, जो जिसके ऊपर कोई दूसरा केस या दूसरा कोर्ट आके कोई शिकवे शिकायत ना करे, ठीक है। फाइनल हमेशा वही डिसीजन होता है जो आगे किसी केस में ना जाए, ठीक है, उसके ऊपर कोई किसी बंदे को एतराज़ ना हो। सिर्फ उन्हीं फाइनल डिसीजंस को ही आप रेलेवेंट बना सकते हो, लेकिन ऐसे डिसीजंस को आप रेलेवेंट नहीं बना सकते जो दूसरे कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाए, दूसरे कोर्ट में जाके उनका केस चल जाए, ठीक हो गया। तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे जो है रेलेवेंसी पे बात आ सकती है, ठीक है। अब आता है अब आर्टिकल 58 जजमेंट इन पब्लिक मैटर। जो आर्टिकल 58 है ना वो जजमेंट इन पब्लिक मैटर पे आता है। अब जजमेंट इन पब्लिक मैटर होता क्या है वो हम समझते हैं। दिस आर्टिकल सेज दैट द जजमेंट रिलेटेड टू पब्लिक राइट्स आर रेलेवेंट इवन इफ द पीपल इन द केस आर नॉट सेम। यहाँ पे ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। इफ़ अ कोर्ट प्रीवियसली रूल्ड अबाउट अ लोकल कस्टम लाइक राइट ऑफ प्रीएम्पशन, दैट जजमेंट कैन बी यूज्ड इन अनदर केस इन्वॉल्विंग द पब्लिक कस्टम्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे इस लाइन में जो बातें लिखी हैं कि वो एग्जाम्पल में ये बताई गई हैं कि अगर एक बंदा कोई लोकल कस्टम यूज़ करके प्रीएम्पशन केस को सॉल्व कर रहा है तो वही सेम लोकल कस्टम को आप दूसरे प्रीएम्पशन केसेस पे भी यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही है? प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन तो आपको पता होना चाहिए। पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 में प्रीएम्पशन के ऊपर पूरा टॉपिक आया था। प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि एक बंदे की जो ज़मीन है ना किसी और के साथ लगी है और वो बंदा वो ज़मीन बेच रहा है, तो ये बंदा जो है प्रीएम्पशन को यूज़ करके अपने प्रीएम्पशन के राइट यूज़ करके इसको कह सकता है कि ये ज़मीन आप दूसरे को ना बेचें, ये मुझे बेच दें, ठीक है। तो ये सब था प्रीएम्पशन में, ठीक है। तो अगर कोई बंदा उसी एरिया में, जिस एरिया में ये चीज़ें प्रीएम्पशन का केस चल रहा है, उनका अपना एक लोकल कस्टम्स होता है। कस्टम्स क्या होता है वो भी बता देते हैं। कस्टम्स का मतलब होता है प्रैक्टिसेस, यानी कि मिसाल के तौर पे पुराने दौर में कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने अगर कत्ल कर दिया तो वो इतने पैसे देगा। तो जो पैसे देना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होते हैं कस्टम्स, ये होते हैं प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिनको बाद में लॉ बना दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो उस एरिया में जो कस्टम्स मौजूद होते हैं उन्हीं को यूज़ करके अगर आप प्रीएम्पशन के केसेस सॉल्व कर रहे हो तो वही केस ख़त्म हो गया। लेकिन आने वाले दौर में 2025 में प्रीएम्पशन का केस दोबारा आ गया, तो अब उसी लोकल कस्टम को जो आपने पहले यूज़ किया था किसी और केस में, वो आप आज के दौर के केस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहीं पे ये बात लिखी गई है कि ये पब्लिक केसेस पे हैं, यानी कि केस जो है, ये जितने भी केसेस मैं बता रही हूँ ये पब्लिक होंगी, किसी के प्राइवेट केसेस में नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का प्रीएम्पशन केस लगा हुआ है, वो प्राइवेट तो हरगिज़ ही नहीं होगा क्योंकि उस पर लोकल कस्टम यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कस्टम यूज़ करके इसका केस तो सॉल्व हो गया। आने वाले दौर में 2025 में दोबारा से उस लोकल कस्टम को यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर दोबारा से यूज़ किया जा रहा है आने वाले लोगों पे भी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक है, ठीक है। तो मैंने पहले भी समझाया है कि जो चीज़ दूसरों पर असर करे, जो डिसीजंस दूसरों पर असर करें, वो सारे के सारे पब्लिक होते हैं, वो जजमेंट एंड रैम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल 56 है, आप समझ जाएंगे ये जजमेंट एंड रैम की ही एक टाइप है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। दिस जजमेंट आर रेलेवेंट बट नॉट फाइनल प्रूफ अनलेस द पार्टीज आर द सेम द केस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 56 है वो हमें ये सिखाता है कि जजमेंट्स जो दी गई हैं ना वो तब अप्लाई होगी जब दोनों पार्टी सेम हो, लेकिन नॉर्मली कहते हैं कि नहीं अप्लाई होंगी। बट ये इनका अपना पर्सपेक्टिव है ना, ये तो खुद उस तरह से कह रहे हैं कि भाई जजमेंट जो है तब रेलेवेंट होगी जब पार्टी सेम होगी, ये इनको लगता है, ठीक है। बट जो ओवरऑल बात बताई जा रही है वो बात बताई जा रही है कि भाई अगर ऑलरेडी एक कस्टम को यूज़ करके आप किसी के राइट सॉल्व कर रहे हो, तो भाई आने वाले दौर में भी तो आप उसी कस्टम को यूज़ करके सेम इशू पे किसी और का राइट सॉल्व कर दो, राइट। तो वहाँ पे इस लाइन को आप बेशक स्किप कर दें, ये लाइन आपके दिमाग ख़राब करेगी, ये मैंने गलती से लिख दी थी। तो जो मैंने पहले बात बताई है बस आप वही लिखें, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। ये गलती से मुझसे ऐड होगी, इसको रहने दें। अगली हेडिंग है आर्टिकल 57 की। ये आर्टिकल आखिरी है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है अदर जजमेंट्स। अदर जजमेंट जो कि आर्टिकल 54 और 56 में एडेड है, यानी कि अब तक हमने जो आर्टिकल 54 जो पढ़ा था और आर्टिकल 56 यानी कि जो पब्लिक मैटर से रिलेट करते हैं, जो दोनों आर्टिकल्स पढ़े थे, इनमें जो बातें कवर नहीं की गई वो सारी बातें आपको आर्टिकल 57 में मिलेंगी, ठीक हो गया। अब व्हाट इज़ आर्टिकल 57?
Article 57 says all court's decisions that are judgment are usually not important in a new case unless the facts that were a judgment is itself important in the new case. ठीक हो गया. मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये आर्टिकल कहता है कि भाई जो जजमेंट्स है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो इतने इंपॉर्टेंट हो कि आप उसको हर केस में अप्लाई करो, लेकिन अगर फैक्ट्स जो हकीकत बयान की गई है केस में, जो चीज़ें चल रही हैं उस केस में, अगर वो केस की जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, किसी भी जजमेंट से या किसी भी डिसीजन से मैच कर रही हैं, तभी आप उस डिसीजन को यूज़ कर सकते हो. खाम खा बेवजह किसी भी जजमेंट को इंपॉर्टेंट इतना ना समझो कि हर जगह अप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सेक्शन 57 में समझाई जा रही हैं. यहाँ पे लिखा सो यू कैन नॉट यूज़ एन ओल्ड जजमेंट टू प्रूव समथिंग इन अ न्यू केस अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट जजमेंट इज मैटर. यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी जजमेंट की एग्जिस्टेंस इतनी मैटर तो करे ना कि उस केस के साथ रिलेट करती है. यानी कि केस है, मिसाल के तौर पे कि 2-3 बंदे हैं, ठीक है, उनका कोई केस लगा हुआ है और उनका जो केस है किसी पास्ट के हुए जजमेंट के साथ रिलेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर रहा है, फिर आप उसको अप्लाई करो. लेकिन आमतौर पे जितना भी हमने ऊपर पढ़ा उसमें ये हो रहा है कि भाई 2-3 जजमेंट है, सभी अप्लाई आप कर दो, तो इस तरह से अप्लाई करो, तो फ़लाँ हल्का से रिलेट कर उसको भी अप्लाई कर दो. बट सेक्शन 57 में ऐसा नहीं होता. सेक्शन 57 कहता है कि भाई सारी जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबको यूज़ नहीं कर सकते. जब तक कि वो जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट और इस काबिल हो कि उस केस के साथ रिलेट करे, तभी आप उसको यूज़ करो. ठीक है. What is Article 57? And any judgment not covered by Article 57, 54, 55, 56 is normally not allowed in new case. यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें इन सेक्शंस में या आर्टिकल्स में नहीं बताई गई, वो सारी चीज़ें हमको आर्टिकल 57 में बताई जा रही हैं. ठीक है. बट इफ़ द फैक्ट दैट अ जजमेंट हैपेंड इफ़ इट्स important in a new case, then it can be shown only to prove that such judgment happened, not what it said. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई केस लगा हुआ मिसाल के तौर पे, ठीक है, 2025 है ना अभी, तो इनका जो केस है, लोगों जजेस को अगर लगे कि भाई इनका केस जो है 2010 के केस के साथ बड़ी मैचिंग हो रही है, तब जज जो है उस डिसीजन को या जजमेंट को इनके साथ रिलेट करा सकता है, इनके साथ रेलिवेंसी दिखा सकता है. लेकिन जजेस को नहीं चाहिए बेवजह हर केस को या हर जजमेंट को उठा के इस केस के साथ रिलेट कराएं जो कि 2025 में चल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पास में जो केस हुआ है ज़रूरी नहीं है आप सारे के सारों को एक दूसरे के साथ रिलेट कराएं. अगर जजेस को लगा कि भाई जो इसमें फैक्ट्स मौजूद हैं या जो भी बातें इसमें मौजूद हैं, जो भी डिसीजंस दिए जा रहे हैं, वो डिसीजंस और फैक्ट्स काफ़ी हद तक पास के केस से मैच हो रहे हैं, जब काफ़ी ज़्यादा मैचिंग हो ना, तभी आप इस सेक्शन 57 को यूज़ करें. ठीक है. वरना बाकी केसेस पे आप इन आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. यहाँ पे पहली एग्जांपल है मोटिव फॉर मर्डर. ए इज़ एक्यूज फॉर किलिंग बी. अर्लियर बी हैज़ फाइल्ड अ लिबल केस. लिबल का मतलब है डिफेमेशन केस. ठीक है. अगेंस्ट ए एंड ए वाज पनिश. हुआ ये ना कि ए ने एक्यूज़ किया बी को किलिंग करने के लिए. मतलब कि ए मिसाल के तौर पे कोई बंदा है ना, इसने बी पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने फ़लाँ बंदे को या किसी भी सी को मर्डर किया. ठीक है. यहाँ पे क्या ये रही हूँ कि ए ने बी पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने सी को मर्डर कर दिया. सिर्फ इल्ज़ाम लगाया. ठीक है. उस इल्ज़ाम लगाने को क्या कहते हैं? डिफेमेशन कर दी, बेइज्जती कर दी है बी की पूरे माशरे में कि ये एक मर्डरर है, इसने किसी को मर्डर किया है. ठीक है. तो यहाँ पे लिखे अर्लियर बी हैड फाइल्ड अ लिबल केस. अब हुआ ये कि ए ने इसके ऊपर डिफेमेशन केस कह रही हूँ, ए ने क्या किया, बी पे इल्ज़ाम लगाया और सारी दुनिया को बता दिया कि ये एक मर्डरर है, इसने फ़लाँ बंदे का मर्डर कर दिया. इससे क्या होगा, बी को बहुत बुरा लग गया. बी को क्यों बुरा लगा? क्योंकि इसकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब कर देगी, इसके ऊपर डिफेमेशन होगी. ठीक है. डिफेमेशन इसकी कर दी गई. अब बी क्या करता है, ए के ख़िलाफ़ डिफेमेशन केस कोर्ट में लेके जाता है. किसके खिलाफ़ लेके जाते हैं? ए के खिलाफ़. ज़ाहिर बात इसी ने तो डिफेमेशन की है. फिर ए को पनिशमेंट मिल जाती है. किस बात पे? कि इसने बी पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मर्डर है. अगला पॉइंट लिखा दैट अर्लियर केस कैन बी शोन टू एक्सप्लेन व्हाई ए मे हैव बीन एंग्री एट बी हिज मोटिव, बट यू कैन नॉट यूज़ दैट केस टू प्रूव ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर. तो होगा ये ना कि भाई इनका जो केस है ना वो चला था 2020 में. मिसाल के तौर पर 2020 में ना ये जो बी साहब है ना, इन्होंने डिफेमेशन का केस इस पर डाल दिया ए पे. 2020 का वक्त था. अब डिसीजन जब दिया गया, उसमें दिया गया कि भाई ए जो है उसको पनिशमेंट दी गई थी कि भाई उसने इस पर क्यों फजूल के इल्ज़ाम लगाए. ठीक है. अब 2025 आ गया. 2025 में दोबारा से बी जो है ए के ऊपर सेम टू सेम वही इल्ज़ाम लगा रहा है. तो जज क्या करेगा, इनके पास में हुए केस, पास में जो 2020 में जो केस हुआ था उस डिसीजंस को देखेंगे, कहेंगे कि भाई ए जो है
उसने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया सी का मर्डर के चांसेस लग रहे थे कि बी ने किया है, लेकिन ए ने तो नहीं किया। लेकिन अब हुआ ये कि 2025 में बी को बदला लेने का दिल किया ए से। ये ज़ाहिर बात है 2020 में इसने केस लेके गया डिफेमेशन का कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा भाई ए से गलती होगी, इसने आपका किरदार ख़राब किया तो आप इसको जाने दें, तो ये मर्डरर तो नहीं है खुद भी ना आप हैं, ठीक है। लेकिन बी को फिर भी दिल में जलन थी कि इसने कहा भाई मेरे तो इसने रिजल्ट ख़राब कर दी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बी ने क्या किया, इसी केस को दोबारा ओपन किया 2025 पे, सेम ही बंदे पे जिसने इस पर केस किया था लास्ट टाइम, तंग किया था इसको, ठीक है, डिफेमेशन की थी। लेकिन जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तो कोर्ट ने कहा भाई ये जो ए साहब है ना, इसने सिर्फ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के आपकी बेइज्जती की है, ये खुद कोई मर्डर नहीं है। बी ने क्या किया ना, कोर्ट में गया दोबारा कि 2025 में और जाके कहा कि ए तो मर्डर खुद है, मतलब ऑब्वियसली दिल में कोई जलन होगी, कोई दिल किया होगा ना इसकी बेइज्जती करने को। तो कोर्ट ने कहा भाई आप एक दूसरे से लड़े ना, ए खुद मर्डर नहीं है, हमने पास्ट के केस को देख लिया है, उसमें कोई भी ए ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना वो उसने कोई क्राइम कमिट किया, उसने सिर्फ आप पर इल्ज़ाम लगाया और आपका केस सॉल्व भी हो गया था, तो आप फजूल में इस केस को हमारी तरफ ना लेके आएँ, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन 57 यूज़ भी आप कर सकते हैं, यानी कि सेम केसेस पे भी यूज़ हो सकता है, सेम पार्टीज़ पे या अननोन पार्टीज़ पे भी यूज़ हो सकता है सेक्शन 57, ठीक है। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। A is caught stealing. If A has already been punished for the theft before, his punishment can be increased. The old court decision is allowed in court only to show that A was punished before. अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना, इसका नाम है A, इसको पकड़ाया है किसी बंदे ने कि इसने स्टीलिंग की है, कोई चोरी की है, ठीक है। अब 2020 में से चोरी की थी, अब सेम यही बंदा दोबारा आ गया कोर्ट में 2025 में, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अब इसमें और पिछले केस में थोड़ा फ़र्क है। अब ये बंदा है ना, इसका नाम है ए, इसने 2020 में इसको कोर्ट ले जाया गया और इस पर ये इल्ज़ाम लगा कि इसने चोरी की, और ऑब्वियसली इसने चोरी की थी तो उस पर पनिशमेंट भी लगी थी, और वो पनिशमेंट ना थोड़ी कम थी। दोबारा से इसको पुलिस ने पकड़ा 2025 में और सेम ही उसने जुर्म किया था, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया कि पास्ट में इसकी हरकतें देखी और उसको समझ आ गई कि भाई ये वही बंदा है, पनिशमेंट इसको मिली, बाज नहीं आया। कोर्ट क्या करेगी, इस बंदे पे पनिशमेंट इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। इस तरह से भी सेक्शन 57 को यूज़ किया जाएगा, यानी कि एक ही बंदे को अगर दोबारा कोर्ट में लाया जा रहा है, पनिशमेंट उसको दी जा रही है, तो कोर्ट क्या करेगी, पनिशमेंट इंक्रीज़ भी कर सकती है। दो तरीके होते हैं, या तो पनिशमेंट उसकी इंक्रीज़ कर देगी या डबल चौपाटी भी उसमें हो जाती है। डबल चौपाटी को एक दफ़ा आप समझ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन डबल चौपाटी ऑब्वियसली हर जगह अप्लाई नहीं होता। ऑब्वियसली एक बंदा इटसेल्फ एक क्रिमिनल है, उसने चोरियाँ कर रहा है, तो चांसेस ये हैं कि उसकी पनिशमेंट बढ़ सकती है, ठीक है। कंक्लूजन में आपने सारे आर्टिकल्स उठा के शॉर्ट करके लिख देने हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।